आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो लास्ट टॉपिक ये कहता है थर्मल थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब सबसे पहले देखिए, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको टॉपिक को का नाम को समझना चाहिए कि वो टॉपिक कहता क्या है ना। इसमें क्या समझ में आ रहा है? थर्मल मतलब हीट, है ना। हीट, कंडक्टिविटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे अपन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोले तो चार्जेस फ्लो होते हैं, यहाँ पे हीट फ्लो हो रहा है। तो कंडक्टिविटी बेसिकली ये हीट की कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल्स तो आप जानते हैं धातु होता है। तो धातुओं में, मेटल्स में क्या होता है कि हीट, अगर आप जैसे मान लीजिए आप ये हैं, यहाँ पे एक मेटल ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक आग रख दिया, ठीक है। ये आग में, इसमें टेम्परेचर मान लीजिए T1 है। तो आप ये देख पाएंगे कि अगर ये चीज मेटल है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे ना, होल तो होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स में एक थर्मल एनर्जी उनको मिलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को एक थर्मल एनर्जी मिलता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को, अपने इलेक्ट्रॉन को ये चीज फैलाते रहते हैं, मतलब ट्रांसमिट करते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करता रहता है, दूसरे को करता रहता है, और इस प्रकार ये जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते बढ़ते आगे पहुंचता है। और आप यहाँ पे अनुभव करेंगे कि यहाँ पे भी एक टेम्परेचर मिलता है, लेकिन क्या वो सेम T1 मिलेगा? क्या कोई बता सकता है? T1 मिलेगा या T2 मिलेगा? यहाँ पे T2 मिलेगा। हाँ, T2 मिलेगा, T1 मिल नहीं सकता, क्योंकि आपको यहाँ पे जितना टेम्परेचर रखे हैं, क्या सेम टू सेम यहाँ टेम्परेचर मिलेगा? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। लेट सपोज कि डेल्टा एक्स यहाँ पे जो डिस्टेंस है, तो डेल्टा एक्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इनकी थर्मल एनर्जी भी कम होती चली जाएगी। तो आपका यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमेशा इससे तो कम ही हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मुद्दे की बात ये है कि ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना थर्मल एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है और ये हो रहा है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। थर्मल कंडक्टिविटी हो रही है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे के टर्म से, है ना। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही थर्मल कंडक्टिविटी को हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। के, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला के नहीं है, ये थर्मल कंडक्टिविटी वाला के है। इसका फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला है 1/3, ठीक है, n पाई स्क्वायर के स्क्वायर। अब ये के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला के है, टी टाउ बाय एम। ये इसका फॉर्मूला होता है थर्मल कंडक्टिविटी का। जैसे आपका सिग्मा का फॉर्मूला होता है एन क्यू स्क्वायर टाउ बाय एम, अगर आपको याद होगा एन क्यू स्क्वायर टाउ बाय एम होता है, वैसे ही थर्मल कंडक्टिविटी का भी ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है ना। जिसमें आप देख सकेंगे कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर्स आते हैं, मौजूद होते हैं। इसका एक ग्राफ भी बनता है, ठीक है, इसका एक ग्राफ भी बनता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे और थर्मल कंडक्टिविटी, कुछ ऐसा ग्राफ चलते चले जाएगा, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है कि इस पूरे लॉ को वाइडमैन फ्रेंच साहब ने दिया है, इसलिए इस लॉ का नाम वाइडमैन फ्रेंच लॉ है। ये मैं आपको पूरी कहानी ओवरव्यू आपको समझाया कि ऐसा ऐसा होता है। अब मैं आपको, क्योंकि जो कि आपको ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसको थोड़ा डिटेल में समझना है, तो इसका जो डेरिवेशन है कि ये के की वैल्यू ऐसी कैसे आई, ये ग्राफ ऐसा कैसे बन रहा है, ठीक है, ये सब हो कैसे रहा है, तो वो उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो कहानी हम चालू करते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इसको देखते हैं कि एक एक बाय एक एक स्टेप में हम कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, इस पूरे डेरिवेशन में सबसे पहला चीज ये था, सबसे पहला चीज ये समझना था कि जो हीट का कंडक्शन हो रहा है, अब हीट कंडक्शन तो आप समझ रहे होंगे कि जो तापमान है वो कंडक्ट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये मोस्टली किसके वजह से हो रहा है? ये मोस्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन के वजह से हो रहा है, क्योंकि मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की भरमार रखी हुई है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हीट को कंडक्ट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मेन कारण है इस हीट कंडक्शन होने के पीछे, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखते हैं। एक हम लोग एक मेटल की ना एक 3D डायग्राम बना लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है। ये हमारा मेटल का एक, समझ लेते हैं कि एक मेटल बार ले लिए अपन, है ना, मेटल बार। उसको ऐसा कुछ डायग्राम बनाते हैं, ऐसा, ये मेटल बार हो गया। ठीक है,
ये कुछ ऐसा बना लेते हैं, ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा। ठीक, ये एक मेटल बार है। ठीक है, ये क्या है? मेटल बार, मेटल है। इसमें हम मान के चलते हैं, चलिए बीचों बीच एक प्लेन ले लेते हैं, ये एक प्लेन ले लेते हैं, प्लेन इसको। ठीक है, ये एक प्लेन है जो बीचों बीच से इसको काटता है ना। लेट्स सपोज ये ऐसा एक प्लेन है। ठीक, आप ये मान के चलिए कि ये वाला जो पॉइंट है, ठीक, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग x इज इक्वल टू 0 मानते हैं। और ये वाला जो लाइन है, इधर वाला लाइन, ये सीधा ये वाला लाइन x एक्सिस है। ठीक है, ठीक, ये वाला जो लाइन है ये आपका y एक्सिस है, और ये वाला लाइन है, ये जो आपका लाइन है ये आपका z एक्सिस है। तो ठीक आपका इस वाले पॉइंट को नहीं बोलते अपन, एक काम करते हैं, एक मिनट, मिट गया। ये वाला जो पॉइंट है ना, जो जिस इस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है, वो वाला पॉइंट को अपन x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर इधर इस तरफ मानेंगे तो आप ऑब्वियसली इधर माइनस x दिशा होगा, इधर मानेंगे तो इधर प्लस x दिशा होगा। ये सब है पॉइंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी अभी तक तो हम कुछ वैसे किए भी नहीं है, सिर्फ अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक मेटल की बॉडी है, मेटल का बार है, उसका x और y एक्सिस और z एक्सिस आपको मैं बताया हूँ, बीच में एक प्लेन है, जिसमें एक प्लेन है मान के चलो। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम ये मान के चलते हैं कि भैया यहाँ पे ना टेम्परेचर मान लीजिए टेम्परेचर T2 है। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर T1 है। ठीक है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर T2 है। अच्छी बात है। अब अगर आप ये बताइए कि अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा, ठीक है, T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा, तो क्या होगा कि जो हीट है, हीट किस तरफ फ्लो करेगा बताइएगा? हीट जो फ्लो करेगा वो प्लस एक्स दिशा में करेगा, माइनस एक्स दिशा में करेगा, प्लस वाई माइनस वाई, किस दिशा में करेगा हीट फ्लो? माइनस एक्स साइड। हाँ, तो हीट जो फ्लो करेगा वो माइनस एक्स दिशा में करेगा, इन द माइनस एक्स डायरेक्शन में ये हीट फ्लो करेगा। ये तो आपको अभी तक धीरे धीरे हौले हौले में समझा रहा हूँ। मेटल बार है, इधर टेम्परेचर T1 है, इधर टेम्परेचर T2 है। अभी इधर ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से टेम्परेचर धीरे धीरे अपने फ्लो करेगा, किस दिशा में करेगा? तो माइनस एक्स दिशा में करेगा। ये आपको समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। अब आप जानते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, या जब आप मैग्नेटिक जब फील्ड लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, या अभी टेम्परेचर की बात करें, तो एक उनकी एक फोर्स होती है, या फिर एक बोल सकते हैं फ्लक्स होता है, जो यहाँ से बेसिकली ये T1 से T2 जो बह रहा है, इसको अपन फ्लक्स बोल सकते हैं, जो यहाँ पे बह रहा है। किस चीज का? थर्मल एनर्जी का। थर्मल एनर्जी का जो फ्लक्स है वो नेगेटिव एक्स दिशा में बह रहा है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे? Q से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। Q से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्या चीज को बोल रहा हूँ? थर्मल एनर्जी का जो फ्लक्स है, जो नेगेटिव एक्स दिशा में जा रहा है, उसको मैं Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली ऐसा हो रहा है कि अक्रॉस हो रहा है यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में बह रहा है। ठीक है, ठीक है, पर यूनिट टाइम, हर पर यूनिट टाइम में ये चीज फ्लो हो रहा है। इसी को अपन Q बोलते हैं। तो Q क्या है? फ्लक्स ऑफ थर्मल एनर्जी है, जो अक्रॉस है यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पर यूनिट टाइम बह रहा है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो Q है, जो फ्लक्स है, ये बेसिकली कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है dt बाय dx के। dt बाय dx क्या है? तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये जो फ्लक्स है ना, जो मान लीजिए जैसे फ्लक्स जो यहाँ पे बह रहा होगा, क्या ये चेंज इन द टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द डिस्टेंस नहीं होगा क्या? देखिए, जो फ्लक्स है ये बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है कि जितना आपका टेम्परेचर यहाँ से बदलाव हो रहा है, उतना वो फ्लक्स बहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर भैया। बाय जैसे विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस जाते आएगा, हो सकता है क्यू कम हो जाए भाई। 1 किलोमीटर में टेम्परेचर कम होगा, 2 किलोमीटर में हो सकता है और कम हो जाए। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt बाई dx, चेंज इन द टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द डिस्टेंस। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए आप एक
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम K बोलते हैं, जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, dt by dx। और चूंकि ये डिक्रीज होता चला जाता है, ये फ्लक्स आपका जो है वो जैसे जैसे x बढ़ता चला जाता है, मतलब डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, उस हिसाब से फ्लक्स भी कम होता चला जाएगा, तो हम इसमें नेगेटिव साइन लेते हैं, नेगेटिव साइन। तो आप इसको याद रखिएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये आगे भी काम आएगा, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। इसका यूनिट वगैरह अगर आपको देखना है तो देखिए dt by dx, dt by dx का यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर बाय डिस्टेंस है, तो डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस पर मीटर। अगर आप k का वैल्यू देखें, जैसे अगर आप k का वैल्यू देखें तो k होता है वॉट पर मीटर, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। तो Q अगर आप देख लें तो इन लोगों को आप आपस में सब्सट्रैक्ट वगैरह कर लीजिए, मतलब ये सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर बेसिकली ये होता है। तो Q आप समझ रहे हैं ना, कितना वॉट ऑफ हीट आपका जो जा रहा है पर मीटर स्क्वायर, वो आपका यहाँ पे दर्शा रहा है। तो इतना तक सब आपको क्लियर है क्या? ठीक है, तो आपको मैं 1 मिनट रिवाइज करा के आगे आगे बढ़ते जाता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़ेगा तो अच्छे समझ में आएगा। एक मेटल बार है, और मेटल बार में क्या हो रहा है, टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है, ठीक है। अभी जो फ्लक्स है, जैसे गर्मी है, जैसे अपन कहीं पे आग लग जाए, मान लो कहीं आग जल रहा है, तो उसका जो हीट है वो धीरे धीरे रूम में फैलता जाता है ना, मतलब हीट जो गर्माहट होती है, वो बेसिकली क्या है, वो फ्लक्स है, जो हीट एनर्जी की वो फ्लो हो रही होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि जो फ्लक्स ऑफ थर्मल एनर्जी है, जो यहाँ T1 ज्यादा टेम्परेचर है, तो यहाँ से T2 की तरफ जाने शुरू करेगा, तो ये फ्लक्स जो बह रहा है यहाँ पे, वो बेसिकली कहीं ना कहीं dt by dx पे होगा। भाई यहाँ पे जो चेंज इन द टेम्परेचर होगा, मान लीजिए T1 को सडनली कम कर देगा तो Q की वैल्यू कम हो जाएगी ना, T को बढ़ा दूंगा तो Q की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं Q टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, और डिस्टेंस पे इनवर्सली, भाई जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उतना Q कम होता चला जाएगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt by dx। इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिए तो यहाँ पे K आ गया, और चूंकि ये वैल्यू घटती चली जा रही है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया हूँ, तो ये Q इज टू माइनस के dt by dx होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि भैया जो क्यों आपका हीट बढ़ने से कम होने की तरफ जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली जो एक्चुअली ये फिजिकल फिनोमिना है, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जा रहा है, उसको मैथमेटिकली हम लोग इस इक्वेशन से लिख दिए हैं। ठीक है, dt by dx क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ठीक है, अच्छी बात है। ये क्यों होता है, बेसिकली फ्रीक्वेंट कोलिजन वगैरह होते रहते हैं, तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट तो होता ही रहता है, आप अगर देखें तो। अब मुद्दे की बात ये है कि जो एवरेज एनर्जी है, मतलब अगर आप एवरेज थर्मल एनर्जी की बात करें, अब नाम से याद रखिएगा, एवरेज थर्मल एनर्जी बोलने से समझ में आता है क्या, एवरेज थर्मल एनर्जी, ठीक है, एवरेज थर्मल एनर्जी, एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में जो थर्मल एनर्जी है, एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी फंक्शन ऑफ एक्स, विल बी फंक्शन ऑफ एक्स। ऑब्वियसली जितना डिस्टेंस होगा उससे तो वो उसका फंक्शन तो होगा ही, है ना। तो एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी फंक्शन ऑफ एक्स, अच्छी बात है। ओके, अगर मैं ये ऐसा मान लूं, अगर मैं ऐसा मान लूं कि भैया एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक, मैं क्योंकि ये एक प्लेन माना था, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 आपका लेट सपोज कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, अभी मैं ये प्लेन को कहीं भी लेके जा सकता हूं, अभी मैं सिर्फ x इक्वल टू 0 पे मान रहा हूं कि x इक्वल टू 0 पे लेट सपोज कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो W0 है, ठीक है, एनर्जी W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक, x इक्वल टू 0 पे एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि W0 क्या है, ये है एवरेज, ठीक है, एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एवरेज एनर्जी बोलता हूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि थर्मल एनर्जी की बात कर रहा हूं ना, तो एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एक्स इज इक्वल टू 0 ये होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, जो अभी बेचारा W0 एनर्जी है उसके पास, उसको मैं अगर, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है बढ़िया, ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी है अभी कि अभी W0 एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, इसको मैं लेट सपोज कितना डिस्टेंस मूव करा दिया, डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव करा दिया, ठीक है,
कोई डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव करा दिया तो इसमें टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? तो मैं लिख सकता हूँ W विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स। अगर मैं लिखूं तो आप बोल सकते हो कि पहले की जो एनर्जी थी उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस आए, तो अपन ये मानते हैं कि एनर्जी में कुछ चेंजेस आया विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइनली, ये इक्वेशन से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये है एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि देखिए इसको, इस इक्वेशन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। W डेल्टा x को आप लिख सकते हो W0 प्लस dw बाय डी एक्स है, उसको आप ऐसा लिख सकते हो dw बाय dt इंटू dt बाय dx इंटू डेल्टा x। ऐसा लिख सकता हूं क्या? यस सर। ओके, अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो फिर अब आप चलिए टोटल हीट एनर्जी। अभी तक मैं एवरेज एनर्जी की बात कर रहा था, एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था, एवरेज थर्मल एनर्जी। अब मैं आपको टोटल थर्मल एनर्जी की बात करूंगा। टोटल हीट एनर्जी बोल दीजिए या थर्मल एनर्जी बोल दीजिए, टोटल हीट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन passing through the plane x is equal to 0। ठीक है, अभी मैं टोटल हीट एनर्जी की बात करूंगा जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। जो अब देखिए, ऐसे जैसे पानी है, पानी में कितने सारे मछली जा रहे होंगे, तो मछली को पकड़ने के लिए क्या किया जाए? जाली लगाते हैं ना। हाँ, वैसे ही अभी यहाँ तो इलेक्ट्रॉन धर 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 बह रहे होंगे। अभी इलेक्ट्रॉन को मेरे को देखना है तो भाई मैं एक प्लेन लगा दिया, इसीलिए यहाँ पे एक प्लेन लगा दिया था x इज इक्वल टू 0 पे, कि मैं इसमें देख पाऊँ कि कितने इलेक्ट्रॉन किस उससे जा रहे हैं। भाई इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैं निकाल ही लिया। जो हर इलेक्ट्रॉन में एवरेज कितनी थर्मल एनर्जी है वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया, इस इक्वेशन से मैंने निकाल दिया एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेरे को पता करना पड़ेगा कि भाई टोटल उस प्लेन से एक बीच में कोई मैं छज्जा डाल देता हूँ, उस छज्जे से कितने लोग निकल रहे हैं तो मेरे को समझ में आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द प्लेन x इज इक्वल टू 0 अगर मैं बात करूं तो आप ये मैं बोल सकता हूं कि देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कौन से ग्रीन कलर से मैं दर्शाता हूँ। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, वो इस दिशा में बह रहा है, अपना थर्मल एनर्जी पास कर रहा है इस दिशा में। ठीक है, किस दिशा में कर रहा है? आपने बताया कि नेगेटिव एक्स दिशा में कर रहा है, अच्छी बात है। आपने ये भी बताया कि इसकी कोई वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, मतलब ये अगर मूव कर रहा है तो किस दिशा में मूव कर रहा होगा? माइनस डेल्टा एक्स आई दिशा में। मतलब जो भी उसका चेंज इन द लेंथ होगा वो एक तो माइनस दिशा में होगा, और डेल्टा एक्स आई मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसकी वेलोसिटी भी तो कुछ ना कुछ होगी। इस भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ही थोड़ी तो घूम जाएगा, कोई वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। लेट सपोज कि उसकी वेलोसिटी वी एक्स आई है ना। लेट सपोज कि आपकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वी एक्स आई है और वो डेल्टा एक्स आई मूव कर रहा था। तो अब इस इक्वेशन में मैं थोड़ा सा बदलाव ला सकता हूँ, क्योंकि टोटल हीट एनर्जी है तो ये जो W डेल्टा एक्स है उसको अब मैं टोटल Q बोल सकता हूँ, क्योंकि अब ये टोटल फ्लक्स की मैं बात कर रहा हूँ। जो टोटल हीट एनर्जी एक प्लेन से गुजर जाएगा तो उसको मैं Q से रिप्रेजेंट करूंगा, और वो सारे जितने भी आपका ये W डेल्टा एक्स है सबका समेशन होगा। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का एवरेज एनर्जी को जब कंबाइन कर देंगे तो टोटल हीट एनर्जी निकल के आएगी। तो आपको यहाँ पे I इज इक्वल टू, आप I की वैल्यू रखते जाइए, जो भी आपका I की मतलब जो भी ith इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका सबको एनर्जी को ऐड कर दीजिए। तो भाई एक एवरेज एनर्जी कितनी आई थी? W0 है ना, प्लस आपका प्लस आया था, क्या प्लस आया था? प्लस dw बाई dt इंटू dt बाई dx इंटू डेल्टा एक्स। और ये बेसिकली टोटल हीट एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। तो टोटल हीट एनर्जी में भाई जितना उसको थर्मल एनर्जी मिला और वो कितने वेलोसिटी के, अब हो सकता है, देखिए हो सकता है कि आपका लेट सपोज कि इस इलेक्ट्रॉन की, भाई हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी वेलोसिटी होती है, हो सकता है ना भाई। अभी कुछ इलेक्ट्रॉन
के पास इतनी वेलोसिटी ही नहीं थी कि वो इस प्लेन को क्रॉस करके जा रहा था। आप समझ रहे हैं भाई, एक मछली है और मछली के सामने छज्जा रखा हुआ है, मतलब कोई छन्नी रखा हुआ है। अब वो अपना स्पीड कम कर दिए, अपना स्पीड कम कर दी, तो क्या वो छन्नी तक पहुंच पाएगी क्या? कुछ बताओगे? No. नो। तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास इस पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा वही तो इसको क्रॉस करेगा ना, इस छन्नी को, इस प्लेन को। तो ये बात इतनी सी है कि अगर टोटल हीट एनर्जी मेरे को चाहिए, तो जो जो इलेक्ट्रॉन जिसकी जिसकी एनर्जी थी, सब एनर्जी को ऐड किया विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वी एक्स आई, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन की वी एक्स आई थी उसी को हम कंसीडर करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल हीट एनर्जी, है ना? क्योंकि टोटल हीट एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, अब ये टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो किस दिशा में मूव कर रहा था, मतलब कितना डिस्टेंस मूव किया था, माइनस डेल्टा एक्स आई। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा एक्स है उसको चेंज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू W0, ठीक है? ये माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पे अपन माइनस लिख लेते हैं, dW बाई dt इंटू dt बाई dx, और ये आ गया डेल्टा एक्स आई इंटू वी एक्स आई। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ना, ये जो हम लोग माने हैं ना W0, W0 क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। W0 क्या है? एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट x इज इक्वल टू 0। ठीक, हाँ ठीक, एट x इज इक्वल टू 0 W0 उसका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है? W0 उसका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, तो अल्टीमेटली ये है कि देखिए, अल्टीमेटली ये माना जाता है कि एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर्ड हो रहा है, एवरेज एनर्जी ट्रांसफर्ड हो रहा है इलेक्ट्रॉन के द्वारा एट एक्स इक्वल टू 0, वो 0 होता है। मतलब ये एक्चुअली W0 की वैल्यू यहाँ पे हम 0 कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये एवरेज एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है एट एक्स इक्वल टू 0। एट एक्स इक्वल टू 0 तो एक प्लेन है, सिंपल सा प्लेन। तो जो एवरेज एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है W0 पे, वो 0 है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी एवरेज एनर्जी 0 है, जिसके कारण आप यहाँ पे फ्लक्स, क्योंकि अगर हम पहले से ही उसकी एनर्जी मान लें, देखिए अगर हम, क्योंकि अगर हम पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है वो हम पहले ही मान लें कि उसकी एनर्जी फलाना फलाना टेम्परेचर में है, तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितना कंडक्टिविटी हो रहा है। एक्चुअली हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए है, हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस मुद्दे को कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं। ये तो उसका पहले का एनर्जी है, तो पहले का एनर्जी को हम मैथमेटिकल इक्वेशन में कैलकुलेट नहीं करते, उसको हम 0 मान के चलते हैं कि लेट कि हमारा जो पहले का एवरेज एनर्जी है वो हमारा 0 है, उसका कुछ था ही नहीं, उसका कोई एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रॉन था ही नहीं 0 एक्सिस पे, 0 पॉइंट पे। तो अब क्या होगा, तो टोटल फ्लक्स जो अब होगा फाइनली वो होगा समेशन ऑफ आई, ठीक है, माइनस dW बाई dt इंटू dt बाई dx इंटू डेल्टा एक्स आई इंटू वी एक्स आई। ये क्लियर? ठीक सर एक बार फिर बता दीजिए ना। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग ये देखते हैं कि इतने देर से मैं बात कर रहा हूँ कि टोटल हीट एनर्जी इतना हो गया, ये है, लेकिन आपको मालूम है क्या कि टोटल हीट एनर्जी तो है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे टोटल n इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है? तो n नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्ट कर रहे हैं हीट को वो मौजूद हैं पर मीटर क्यूब, वहां पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और ये जो डिस्टेंस आप मैं बात कर रहा हूँ डेल्टा एक्स आई और वी एक्स आई जो वेलोसिटी है, उसको हम लोग अभी एवरेज मान के चलते हैं, क्योंकि जब गुच्छे में लोग आ जाते हैं, जब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो मैं किसी एक की बात नहीं कर पाऊंगा, ith इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर पाऊंगा कि भैया उसकी क्या वेलोसिटी है, डेल्टा एक्स क्या उसका वो कितना डिस्टेंस चला, ये मैं बात नहीं कर सकता, मेरे को एवरेज बात करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स को भी, ठीक है, और वी एक्स को भी, ये दोनों को मेरे को एवरेज वैल्यू लेके चलना पड़ेगा जब हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो इसी का फॉर्मूला फिर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ कि भैया आप एक काम करिए, आप वैसे तो समेशन कर रहे हो, लेकिन समेशन अब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आप एक काम करिए, समेशन हटा के आप उसको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, ठीक है? और नेगेटिव साइन तो था ही, तो नेगेटिव साइन आप यहाँ पे जोड़ दीजिए,
dw/dt तो रहेगा ही, ठीक है। फिर आपका dt/dx तो रहेगा ही, ठीक है। इनटू डेल्टा एक्स आई, और वी एक्स आई था उसको हम लोग चेंज करके वी एक्स इंटू डेल्टा एक्स हम कर देते हैं। ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये आपका हीट एनर्जी, जो आपका टोटल हीट एनर्जी हमारा निकलना था वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया। आप जानते होंगे, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट मतलब एक सब्सटेंस है, उसको 1 ग्राम को हम लोगों को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट की जरूरत पड़ती है वो स्पेसिफिक हीट होता है। तो स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद उसमें कितना नंबर ऑफ dw/dt हुआ रहता है वो आता है। तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ये भी होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भैया कितना एनर्जी आपके में चेंज हुआ, ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चेंज हुआ पर मीटर क्यूब पर डिग्री सेल्सियस, इसको अपन स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको Q को ऐसा भी लिख सकते हैं कि n dw/dt को आप सिंपल CV भी लिख सकते हैं। ये स्पेसिफिक हीट को आप लिखने का तरीका है फॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपका dw/dt आ गया, सॉरी डी, एक मिनट इसको मैं वो कर देता हूँ, हाँ इसको मैं लिख देता हूँ dt, आपका dt/dx, और आपका vx आया, डेल्टा x आया। तो इसके आगे हम लोग आते हैं। अब हमको फाइनल वैल्यू मिल गई जो हम खोजना नहीं चाह रहे थे, मतलब ऐसे तो खोजना चाह ही रहे थे बट फिर भी ये वैल्यू आ गई। ये क्या है? Q है। Q क्या है? हीट फ्लक्स है, जो हीट एनर्जी हमारा फ्लो कर रहा है ना। वो वैल्यू आ गई -CV इंटू dt/dx और एवरेज वैल्यू ऑफ Vx और डेल्टा एक्स, ये हमारा आ गया। अब मेरे को आप सिंपल सा एक चीज बात बताओ, जो हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं वो तो ठीक है, अच्छी बात है, हम कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन क्या आपका जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी आप बात कर रहे हो बढ़िया टाइप से कि एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मूव कर रहा है, कभी इस दिशा में मूव कर रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसी मूव करेगा क्या आपके मर्जी से, या फिर इलेक्ट्रॉन ऐसा भी मूव करेगा किसी दिशा में, इस दिशा में मूव करने लगेगा, इस दिशा में मूव करने लगेगा, इस दिशा में? ऐसा होता है ना, इलेक्ट्रॉन तो सीधा सीधा मूव करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में मूव करेगा। तो अब हम ये मान के चलते हैं थोड़ा सा कंडीशन को, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, ठीक है, इन अ डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन जिसमें वो एंगल भी बना रहा है विथ एन एंगल थीटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा होगा, हो सकता है ये कोई एंगल होगा, हो सकता है ये कोई एंगल होगा। तो विथ एन एंगल थीटा आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को आप इतना बताना, सिंपल सा बात बताना, कि अगर इलेक्ट्रॉन लेट सपोज इस दिशा में Vx मूव कर रहा था, ठीक है, ठीक, इस दिशा में बेसिकली जो वेलोसिटी कंपोनेंट है इस दिशा का वो Vx है। अभी इलेक्ट्रॉन उसका मान लीजिए इस दिशा में मूव कर रहा है, इसका जो वेलोसिटी है उसका लेट सपोज v है, और ये थीटा बना रहा है। तो आप कोई मेरे को ये बता सकते हो क्या कि Vx क्या होगा? एग्जैक्टली v cos ऑफ थीटा, मतलब x एक्स एक्सेस पे जो कंपोनेंट होगा वो v cos थीटा होगा। अच्छी बात है। एक बार और आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए ये वाला x इज इक्वल टू 0 पॉइंट था और ये नेगेटिव x दिशा में था। तो लेट सपोज ये x i है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? माइनस डेल्टा एक्स आई, ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन बढ़िया इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मूव कर रहा है ना। मान लीजिए इस दिशा में मूव कर रहा है, और ये आपका टोटल, ये आपका एक्स एक्सिस है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक। जो इतना मूव किया है टोटल, ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स है, लेट सपोज डेल्टा एक्स डिस्टेंस है दोनों में। और ये वाला जो ओरिजिनल पाथ है, एक्चुअली ये पाथ है, इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल इस दिशा में जा रहा है ना, इस दिशा में जा रहा है। तो इसका जो पाथ का लेंथ होगा, इसका रास्ता का लेंथ, उसको हम लोग डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर एक्स एक्सिस में जाता तो बढ़िया डेल्टा एक्स डिस्टेंस से जाता, और एंगल बना रहा है थीटा। तो आप मेरे को ये बता सकते हैं क्या कि डेल्टा एक्स क्या होगा? डेल्टा आर cos थीटा। डेल्टा आर cos थीटा, अच्छी बात है।
तो क्यों ना हम हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें वी एक्स और डेल्टा एक्स है, दोनों का एवरेज वैल्यू है, तो क्यों ना इस वी एक्स और डेल्टा एक्स में ये सब वैल्यू को रख दिया जाए, तो हमारा कुछ कुछ आ जाएगा। तो चलिए कुछ कुछ लाने के लिए रखते हैं। Q इज इक्वल टू आपका Q इज इक्वल टू क्या है, माइनस आपका माइनस एन डी डब्ल्यू बाई डी टी था, है ना, डी डब्ल्यू बाई डी टी था, सॉरी डी डब्ल्यू बाई डी टी नहीं था हमारा, था डी टी बाई डी एक्स था, सॉरी, है ना, डी टी, एक मिनट इसको मिटा ही देता हूँ, मिट गया भाई, मिट गया, हाँ भाई मिट, एन डी टी बाई डी एक्स था, और आपका था क्या, एक मिनट ना, एक काम करते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक काम करते हैं, हटा ही देते हैं, ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग लिखते हैं माइनस माइनस सी वी डी टी बाई डी एक्स लिखा गया, डेल्टा ऑफ वी एक्स था, वी एक्स के जगह हम लिख सकते हैं वी कॉस थीटा, और डेल्टा ऑफ एक्स था, डेल्टा ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं डेल्टा आर कॉस ऑफ थीटा, ये आप लिख सकते हैं, है ना, ये हट गया, ठीक है। अब आपको मैं आपको एक और इक्वेशन बताता हूँ कि यहाँ पे माइनस सी वी रख लिए, डी टी बाई डी एक्स रख लिए, और यहाँ पे आपने रख दिया v, ठीक है, डेल्टा आर भी रख दिया, और कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। अब आपको क्या मैथमेटिक्स में ये पता है क्या कि एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, किसी को भी पता है क्या? आप इसको निकालने का तरीका ऐसा होता है कि 0 से पाई आप इंटीग्रेट कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, और नीचे में आप रख दो 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। एक्चुअली ये एवरेज वैल्यू निकालने का ये मेथड होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 1/3 मिलता है, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा 1/3 एक्चुअली होता है। तो क्यों ना इसको वैल्यू को अपन यहाँ पे पुटअप ही कर देते हैं। तो आपका जैसे यहाँ पे आ गया माइनस सी वी था, डी टी बाई डी एक्स था, और अंदर में क्या था, v इंटू आर था, ठीक है, v इंटू डेल्टा आर था, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा था, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बजाय हम लोग यहाँ पे 1/3 रख देते हैं, है ना, 1/3 सामने आ गया। अच्छी बात है, अगर ये आ गया तो देखिए अब ना बेसिकली ये इस लास्ट और छोर पे अपन पहुंच गए हैं इस डेरिवेशन के। ये जो v है, v क्या है, v क्या है बेसिकली, v हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। लेट सपोज कि ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं फर्मी वेलोसिटी। फर्मी वेलोसिटी के साथ ये धड़धड़ा के मूव कर रहा होगा, और जो डिस्टेंस मूव कर रहा होगा, अभी जैसे देखिए एक इलेक्ट्रॉन फर्मी वेलोसिटी के साथ जब मूव करता है तो वो जानते हैं आप, एक इलेक्ट्रॉन धड़ से टकराया होगा, कोलिजन किया होगा, दूसरा कोलिजन जब करेगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन फर्मी वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसका जो पाथ होता है, जिस पाथ तक वो कोलिजन नहीं किए बिना चल सकता है, वो लैम्डा होता है। तो क्यों ना हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दें कि भैया आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये जो आपका मूव किया है तो -1/3 रख देते हैं, cv रखते हैं, dt बाई dx रखते हैं, और आपका जो वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, vf, भाई एवरेज वेलोसिटी, फर्मी वेलोसिटी vf लिख दिए, और जो एवरेज लेंथ हो गया, पाथ लेंथ हो गया, वो हम लोग मीन फ्री पाथ लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिए। ये वैल्यू आपका Q की वैल्यू हो गई जो आपका हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था। अब आपको ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अभी याद नहीं रखना है, इस इक्वेशन के आगे 2-3 लाइन और है उसको भी जोड़ना है आपको। अगर आपने कभी बचपन में फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस होता है, वो इक्वल होता है, मतलब Cv की वैल्यू होती है एक्चुअली n इंटू पाई स्क्वायर होती है, k स्क्वायर होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T बाय m इंटू फर्मी वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। ये वैल्यू आपका ये फॉर्मूला पहले से आ रखा है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से, तो क्यों ना हम इस वैल्यू को Cv वाली वैल्यू को इसमें रख देते हैं। तो Q की वैल्यू आ जाएगी आपकी, Q की वैल्यू आ जाएगी -1/3 इंटू Cv है तो Cv n पाई स्क्वायर k स्क्वायर T बाय m इंटू वी एफ का स्क्वायर।
और इनटू आपका VF था और इनटू आपका लैम्डा था। तो क्यों ना अपन कुछ कुछ वैल्यू को काट के चलते हैं, VF और VF इसको हम लोग काट ही लेते हैं, बाकी तो और कुछ कटने लायक है नहीं। तो हम लोग फाइनली वैल्यू को रख देते हैं -1/3, ठीक है, -1/3 n पाई स्क्वायर k स्क्वायर t, ठीक है, t बाय m, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करें, n पाई स्क्वायर k स्क्वायर t बाय m हो गया। लैम्डा बाय vf को अपन क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सुने हो क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो लैम्डा क्या है, डिस्टेंस है ना, और स्पीड आपका नीचे में आ गया, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, टाइम आएगा। तो टाइम क्या है, बेसिकली मीन फ्री पाथ को आप वेलोसिटी से, जो फर्मी वेलोसिटी से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। तो फाइनली जो Q की वैल्यू आ गई वो कुछ ये आ गई, आपको मैं ऐसे भी लिख के दिखा देता हूँ, -1/3 n पाई स्क्वायर k स्क्वायर t टाउ बाय m। अब आप मेरे को बस इतना बता दो, ठीक है, मेरे को आप इतना बता दो, अच्छा dt/dx भी तो है, कहाँ गया dt/dx, हम लोग dt/dx को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हाँ dt/dx भी था यहाँ पे, dt/dx लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ dt/dx, और यहाँ पे भी dt/dx आ गया। अब मेरे को आप, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 याद है क्या, इक्वेशन नंबर 1 मैंने आपको बताया था q इज इक्वल टू -k इंटू dt/dx होता है। तो आप मेरे को इतना बताइए, ये दोनों इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करेंगे, ये भी dt/dx, ये भी dt/dx, ये माइनस, तो ये टोटल जो टर्म है वो k आ सकता है क्या, जो मैंने आपको सबसे पहले जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो बताया था k की वैल्यू। तो k की वैल्यू दोनों को इक्वेट करने पे आपको मिल जाएगी 1/3 n पाई स्क्वायर k स्क्वायर t टाउ बाय m। ये है फाइनल थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है, ये है फाइनल थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। किसी को कोई परेशानी? चलिए, तो अब हम लोग बस एनालिसिस बच गया है, एनालिसिस मतलब 2 मिनट का एनालिसिस बचा है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी कहीं ना कहीं आप देखिए किस किस पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, क्या 1/3 एक कांस्टेंट है, तो इसको तो कोई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो टेम्परेचर पे क्या ही डिपेंड करेगा। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी की आप बात करिए, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है, जैसे सिग्मा आपका किस किस पैरामीटर पे डिपेंडेंट होता था, n⁴ टाउ बाय m, है ना, इन पैरामीटर पे। वैसे पाई तो कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट है, तो आपके टी पे और टाउ पे। कहीं ना कहीं जो आपका k है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t पे, और k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अब मेरे को आप इतना बता दो कि टेम्परेचर के बढ़ने से थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे तो और दूर दूर तक वो टेम्परेचर बहता चला जाएगा, है ना, तो ऐसा होगा। के टाउ के बढ़ाने से के बढ़ेगा कि कम होगा, ये बताओ। बढ़ेगा। बढ़ेगा। टाउ के बढ़ाने से के की, अच्छा टी के बढ़ाने से टाउ के में क्या इफेक्ट होगा, टी के बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से टाउ पे कम हो जाएगा, एग्जैक्टली कम हो जाएगा। टाउ क्या है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है भैया। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अभी जस्ट टकराया और दूसरा जब टकराएगा उसके बीच का जो टाइम है वो टाउ बताता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपको मैं बताया था, एटम्स उतना वाइब्रेट करने लगेंगे, स्कैटरिंग उतना ज्यादा होने लगेगा, तो ये जल्दी जल्दी टकराएगा, तो इसका जो टाइम है ये घटता चला जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से टाउ की वैल्यू घटती चली जाएगी, जिससे के भी घटेगा। तो अब आप देखिए कायदे से के की फॉर्मूला में टी भी है, टाउ भी है। तो टेम्परेचर, अब देखिए अपन इसका एक ग्राफ बनाते हैं, है ना, इसका एक ग्राफ बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। ये ना ऐसा एक ग्राफ है, ठीक है, इसको हम टेम्परेचर मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम के मान लेते हैं जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी है। अब देखिए टेम्परेचर के बढ़ाने से
टेम्परेचर के बढ़ाने से कुछ दूर तक, कुछ टेम्परेचर तक तो टाउ उतना इफेक्ट नहीं करेगा, और के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और के आपका बढ़ता चला जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी आपका बढ़ता चला जाएगा, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सट से बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर थीटा डी, मतलब डिबाई टेम्परेचर, ये डिबाई टेम्परेचर है, इस डिबाई टेम्परेचर के बाद, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद आपका टाउ रोल प्ले करना शुरू करेगा, और टाउ इस वैल्यू को घटाना शुरू कर देगा। तो ये वैल्यू जो होगी वो आपकी ऐसा डिक्रीज करती चली जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी, और ऐसा कांस्टेंट हो जाएगी। ये है आपका ग्राफ आपका थर्मल कंडक्टिविटी का। तो थर्मल कंडक्टिविटी पहले डिबाई टेम्परेचर के पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और डिबाई टेम्परेचर के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और वो क्यों हो रहा है, टाउ और टी के कारण, ठीक है। तो बस अब एक लास्ट लाइन आपको लिख देता हूं, मैं लास्ट लाइन लिख के खत्म करता हूं, कि जो कि आपको के की वैल्यू मालूम है, के की वैल्यू आपको क्या मालूम है, के की वैल्यू अगर आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं 1/3 n पाई स्क्वायर के स्क्वायर टी इंटू टाउ बाय एम। और आपको ये तो थर्मल कंडक्टिविटी हो गई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है एन क्यू स्क्वायर टाउ बाय एम। क्या हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो चलिए करके देखते हैं, 1/3 n पाई स्क्वायर के स्क्वायर टी टाउ बाय एम इंटू आपका यहाँ पे एन क्यू स्क्वायर टाउ, और ऊपर में एम लिख देता हूँ। अब देखते हैं कि वैल्यू कुछ कुछ कट रहा है क्या, एम एम कट रहा है, और एन एन कट जाएगा, और क्यू नहीं कटा, टाउ टाउ कट जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आपकी आनी चाहिए के बाय सिग्मा, ठीक है, इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आ गया पाई स्क्वायर है, के स्क्वायर है, टी है, तो पाई स्क्वायर के स्क्वायर टी आ गया, बाय नीचे में क्या है, सिर्फ 3 और क्यू स्क्वायर बचे हैं, तो 3 और क्यू स्क्वायर रख दिए। ये है आपका के बाय सिग्मा थर्मल कंडक्टिविटी। इसको आप बोल सकते हैं दिस इज द रेशियो ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी में ना टेम्परेचर को डिवाइड कर दें तो क्या होगा, अगर इसी में टेम्परेचर को डिवाइड कर दें तो क्या होगा, के बाय सिग्मा टी लिख सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं सिंपल पाई स्क्वायर के स्क्वायर बाय 3 क्यू स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए पाई क्या है, कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन क्या है, कांस्टेंट, 3 क्या है, कांस्टेंट, क्यू क्या है, कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली आप जो है, ठीक है, के बाय सिग्मा टी जो है इसमें ये वैल्यू पूरी कांस्टेंट हो जाएगी, और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट आ जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 2.45। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे ना तो 2.45 इंटू 10⁻⁸ वॉट, ठीक है, वॉट ओम पर डिग्री स्क्वायर, लगभग आप इसको करेंगे तो वॉट ओम पर डिग्री स्क्वायर आ जाएगा इसका वो यूनिट, ठीक है। वॉट ओम लिख देता हूँ पर डिग्री स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। तो ये है बेसिकली, ये जो इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली ये L यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। दिस लॉ इज नोन एज वाइडमैन फ्रेंज लॉ। ये पिछले बार भी शायद एग्जाम में आया था, है ना, पिछले सेमेस्टर में भी। तो ये है ओवरऑल आपका थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ये पूरा इक्वेशन है जिसको हम लोगों ने मेरे ख्याल से अच्छे से, उम्मीद था काफ़ी लंबा था लेकिन हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत हो तो आप बताइए।